हाँ भाई, राम राम। अब हम आकलन में सुधार हो गया था ना। उसके बाद फिर है करें शुरू। चलिए बैठो भाई। नेक्स्ट बिंदु है प्रभावी शिक्षक भर्ती एवं कैरियर प्रगति मार्ग। अरे बैठो भाई। अब देखो, ध्यान दें। एनसीईआरटी ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावी हो, निष्पक्ष हो और क्या हो, पारदर्शी हो। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावी हो, निष्पक्ष हो और क्या हो, पारदर्शी हो। इसके लिए एनसीईआरटी ने एक संस्था का निर्माण किया या मानकों का निर्माण किया, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। ठीक है, कि प्रभावी शिक्षक भर्ती कैसे हो, इसके लिए हम क्या तय करेंगे, स्टैंडर्ड तय करेंगे। उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या होगी, शिक्षक भर्ती होगी, मतलब मानक निर्धारण करेंगे। तो एनसीईआरटी ने प्रभावी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए और उनका आगे का कैरियर कैसे बनेगा, इसके लिए एनपीएसटी, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, मतलब टीचर्स के लिए एक नेशनल लेवल के क्या बनाए गए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाए गए, ताकि टीचर भर्ती प्रक्रिया क्या हो, आसानी से हो और अच्छे से हो, प्रभावी तरीके से हो, ईमानदारी से हो और अच्छे शिक्षक तैयार
किए जा सकें। अब ध्यान दे लो भैया यार। तो ये हो गया NPST, क्लियर। उसके बाद आता है विद्यालय प्रशासन। क्या आता है? विद्यालय प्रशासन के सुचारू संचालन हेतु, नेक्स्ट बिंदु हो जाएगा विद्यालय प्रशासन के सुचारू संचालन हेतु, सुचारू संचालन हेतु CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। कहने का मतलब ये है कि एक ब्लॉक लेवल का जो CBO होगा वो सारे स्कूलों को मॉनिटर नहीं करेगा। CBO के नीचे बहुत सारे CRC सेंटर बनाए जाएंगे। क्या बनाएंगे? CRC सेंटर बनाएंगे, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। क्लस्टर का मतलब 4-5 चीज़ों को एक जगह करती है, 4-5 चीज़ों को एक जगह। जैसे मैं जिस ब्लॉक में हूँ तो उसमें हमारे पास में 198 स्कूल है, 198 स्कूल है। अब 198 स्कूलों को 4 अधिकारी चेक करने वाले, वो किसी भी कंडीशन में 1 महीने में सभी स्कूलों में नहीं जा सकते, बाकी और भी काम होते हैं। इसलिए क्या किया गया है, मॉनिटरिंग को सही करने के लिए CRC सेंटर बना दिया। और उस CRC सेंटर का वर्तमान में क्या नाम है? PEO। तो PEO अपने अधीनस्थ सारे विद्यालयों को क्या करेगा? मॉनिटर करेगा, और उनसे सूचना लेकर किसको देगा? रिपोर्ट CBO को देगा, और CBO आगे चलकर किसको देगा? CDO को। ए बेवकूफ, ये पीछे चेक शर्ट है, मैं समझा रहा हूं तो उधर पीछे देख रहा है और उससे बात ही कर रहा है, तो फिर गले ही मिल ले उससे। ध्यान दे बेटा। जब बोल दिया कि यहाँ ध्यान देना है, मैं कह रहा हूँ कक्षा की जो बाकी आप क्रियाएं करते हो कोई काम नहीं आनी है। यहाँ अगर 2 मिनट माथा ढंग से लगा लिया तो फिर भी वो क्या जाएगा? काम आ जाएगा। प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए, अच्छे प्रबंधन के लिए ब्लॉक लेवल पर 4-5 विद्यालयों को मिलाकर एक CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर की स्थापना करेंगे, और फिर 8-10 क्लस्टर रिसोर्स सेंटर मिलकर CBO ब्लॉक की स्थापना करेंगे। ठीक है। और फिर ब्लॉक मिलकर क्या करते हैं? CDO मतलब जिला स्तर की स्थापना करेंगे। कहने का मतलब है कि हम इसमें अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज करेंगे। क्या करेंगे? डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकृत करेंगे, है ना। अगर एक ही जगह सेंटर ऑफ पावर होगा तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो सभी जगह आसानी से मॉनिटर कर सके। लेकिन मैं मेरे नीचे 10 आदमियों को लगा दें और 10 आदमी एक साथ मॉनिटर करके मुझे रिपोर्ट करें, तो ये जो प्रबंधन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। और अगर हम सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करते हैं, मतलब अधिकारों को बांटते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हम या तो एकल तंत्रात्मक स्थापना कर देते हैं कि एक जगह से काम होगा, तो ऊपर से नीचे तक एक आदमी तो देख नहीं सकता, तो हमें कहीं ना कहीं अधिकारों का स्थानांतरण करना ही पड़ता है। तो अधिकारों के स्थानांतरण करते हुए मॉनिटरिंग को, देखरेख को प्रभावी बनाने के लिए हमने CRC क्लस्टर रिसोर्स क्या सेंटर की स्थापना की। ठीक है। तो ये एक जाल बनेगा नीचे कि 5 स्कूलों को मिलाकर एक क्लस्टर, 5 स्कूलों को मिलाकर एक क्लस्टर, फिर उनसे बन जाएगा CBO ऑफिस। तो वो जो संचालन है, विद्यालय संचालन है या जो प्रशासन का संचालन, वो क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा, सहज हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट बिंदु आता है विद्यालय शिक्षा में मानक निर्धारण। विद्यालय शिक्षा में क्या दोस्तों? मानक निर्धारण। और विद्यालय शिक्षा में मानक निर्धारण हेतु NCERT ने SIERT की सहायता से, किसकी सहायता से? SIERT की सहायता से प्रत्येक स्टेट लेवल पर, इधर रख ले इनको,
प्रत्येक स्टेट लेवल पर स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड एसोसिएशन, क्या नाम है बेटा? स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड एसोसिएशन की स्थापना की है। मतलब प्रत्येक राज्य स्तर पर हम एक एसोसिएशन की स्थापना करेंगे जो स्कूल के मानक निर्धारण करने का काम करेगी। राज्य स्तर पर विद्यालय के मानक निर्धारण करने के लिए क्या किया जाएगा? स्कूल्स के स्टैंडर्ड को निर्धारण करने के लिए स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड एसोसिएशन की स्थापना की गई है, जो प्रत्येक राज्य स्तर पर होगी और राज्य के विद्यालय के जितने भी विद्यालय हैं उनके स्टैंडर्ड्स का क्या करेगी? निर्माण करेंगी। इसको हम कहते हैं SSSA। ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आएगा समावेशी शिक्षा। क्या आएगा दोस्तों? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या किया गया है कि कभी भी किसी भी बच्चे की पृष्ठभूमि के आधार पर उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब वो गरीब तबके का है या इस जाति विशेष का है, अपन बहुत अच्छे समाज में जी रहे हैं, वरना पहले केवल क्षत्रियों को ही और एक और था क्या, ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अपने जितने भी जो कास्ट आती ने, जाट है, यादव है, गुजर है, मीणा है ना, मैं जाति विशेष पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। उन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, अपने को वो क्षुद्र समझते थे। ठीक है, ध्यान रखना, इस पूरे प्रोसेस को नकारने का एक ही माध्यम होता है और वो है शिक्षा। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर ने जो हमें सबसे प्यारी चीज़ दी थी ना, वो थी एजुकेशन लेने का अधिकार। वो सबसे बेस्ट है और अब हम सबको है ये। तो किसी भी वर्ग को, किसी भी वर्ण को उसकी जन्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर या उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब समावेशी शिक्षा, सबके लिए समान शिक्षा के अवसर मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखा गया। फिर विद्यालय को सामाजिक जागरूकता रैलियों का क्या बनाया गया? केंद्र बनाया गया। 2 और नंबर 3, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो दिव्यांगजन बच्चे हैं, क्या बेटे? दिव्यांगजन बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार दिया गया है और उनके लिए बाल भवन की स्थापना की गई है। बच्चे क्या करेंगे? बाल भवन में रुकेंगे। डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ? 2016 में पारित हुआ था। तो ये कौन सी होगी बेटा? समावेशी शिक्षा। मतलब किसी भी बच्चे को उसके जन्म, मतलब उसने किस कुल में, उसने किस परिवार में जन्म लिया है, या उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर या उसकी जाति व्यवस्था या उसकी वर्ण व्यवस्था के आधार पर शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। हमें एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ दिव्यांगजन बच्चों के लिए, किसके लिए बेटा? दिव्यांगजन बच्चों के लिए किसकी स्थापना की गई है? बाल भवन या डे बोर्डिंग स्कूल, जो दिन दिन में रहेंगे, शाम को अपने घर चले जाएंगे, डे बोर्डिंग स्कूल। और साथ साथ में स्कूल्स को सामाजिक चेतना रैली के केंद्र बनाए जाएंगे। सामाजिक चेतना केंद्रों के रूप में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। एक हमने पढ़ा शिक्षा नीति में समान स्कूली पाठ्यक्रम, नया शिक्षा ढांचा और बालवाड़ी की शिक्षा, 5+3+3+4, ये पढ़ा। आंगनबाड़ी की शिक्षा ली। उसके बाद दूसरा बिंदु हमने पढ़ा क्या? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। तीसरा बिंदु हमने पढ़ा क्या? विद्यालय पाठ्यक्रम एवं अध्यापन कला में सुधार। चौथा बिंदु हमने पढ़ा आकलन में सुधार। ठीक है, 5वां क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? प्रभावी शिक्षक भर्ती एवं कैरियर प्रगति मार्ग। उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा? विद्यालय प्रशासन का सुचारू संचालन।
और फिर पढ़ा विद्यालय शिक्षा में मानक निर्धारण और फिर पढ़ा समावेशी शिक्षा। तो ये सारे बिंदु हो गए हैं किसके? विद्यालय शिक्षा के। तो NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2 सेगमेंट में है, एक तो स्कूल एजुकेशन में और एक क्या है? कॉलेज एजुकेशन में। किस में है? कॉलेज एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन। तो एक सेगमेंट खत्म हो गया है, किसका? स्कूल एजुकेशन। तो बुनियादी साक्षरता में आपने निपुण भारत कार्यक्रम पढ़ा, किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, कौन टीचर प्रशिक्षण लेगा, कितने साल का प्रशिक्षण होगा, कब से चालू हुआ, क्या हुआ। फिर आकलन में सुधार में आपको योगात्मक आकलन के स्थान पर आपने नियमित रचनात्मक आकलन को महत्व दिया, और नियमित रचनात्मक आकलन के साथ साथ आपने परख, ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये परख का निर्माण कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? आपका आकलन में सुधार हो गया। फिर चौथा बिंदु क्या था? जो भी था अध्यापन, उसमें अध्यापन कला में सुधार। तो वहाँ पर हमने सारे पाठ्यक्रम की बात कर ली थी, NCPF जो भी था वो हो गया। फिर क्या आ गया? प्रभावी शिक्षक भर्ती। उसके बाद क्या आ गया? विद्यालय प्रशासन का सुचारू संचालन। और उसके बाद क्या आ गया? विद्यालय शिक्षा में मानक निर्धारण और समावेशी शिक्षा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद मैं चर्चा कर रहा हूँ अब कॉलेज एजुकेशन की। किसकी कर रहा हूँ? कॉलेज एजुकेशन। तो कॉलेज शिक्षा की बात करें, कॉलेज शिक्षा की बात करें तो एक तो 2035 तक टोटल GER का कितना? 50% और 3.5 करोड़ सीटों को आवंटित किया जाएगा। ये बात कर चुके हैं अपन, ठीक है। इसके साथ साथ कॉलेज एजुकेशन में की बात करें तो कॉलेज एजुकेशन में समग्र बहु विषयक पाठ्यक्रम को लागू करना। कैसे? आपने विद्यालय स्तर पर विषयों की विविधता की, तो वैसी की वैसी विविधता कहाँ होनी चाहिए? कॉलेज स्तर पर। तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे विषय बनाकर, बहुत सारे विषयों को जोड़कर एक क्या बनाएंगे? समग्र पाठ्यक्रम बनाएंगे और उसको कॉलेज स्तर पर लागू करेंगे, ताकि बच्चे अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सके हैं? अपने विषय का चयन कर सके, ठीक है। उसके बाद में एक बिंदु तो ये हो गया, और दूसरा बिंदु ये हो गया। अब आएगा तीसरा। ये छोटे छोटे बिंदु हैं कॉलेज शिक्षा में, क्योंकि अपने सिलेबस का हिस्सा ये नहीं बनेगा कॉलेज, क्योंकि NEP हमारे स्कूल एजुकेशन की बात है। फिर आता है अध्यापक शिक्षा। क्या आती है दोस्तों? अध्यापक शिक्षा, मतलब शिक्षक शिक्षा में प्रशिक्षण के क्या हालात होंगे। अध्यापक शिक्षा की बात करें तो 1985 में बनी थी NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। कब बनी थी ये? 1985 में, है ना। मानव संसाधन मंत्रालय भी इसी वक्त बना था, उससे पहले ये शिक्षा मंत्रालय होता था, ठीक है। फिर 2019 तक ये क्या रहा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय रहा, और 2019 के बाद ये क्या बन गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वापस वही नाम आ गया। तो 1985 में NCTE बना, ठीक है। NCERT कंसेप्ट को समझें। NCERT की सिफारिश पर NCTE ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने शिक्षक शिक्षा के लिए, किसके लिए? बच्चे के लिए नहीं, शिक्षक शिक्षा के लिए, अध्यापक शिक्षा के लिए एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है NCFTE। तुम बता सकते हो इसका पूरा नाम? मुझे पता है, कोशिश करो। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। यस, वेरी गुड, ठीक है। बस ध्यान रखना, फेरों पर बैठे तब पंडित जी दोहराए तो लास्ट में मत बोल देना ऐसे,
हाँ, वरना ससुराल वाले पागल समझ लेंगे कि यार गड़बड़ है कुछ लड़के में, गलत ढूंढ दिया है ना, मॉडल अलग आ गया है ना। हाँ, नेशनल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्या दोस्तों, टीचर एजुकेशन। तो ये टीचर एजुकेशन के लिए क्या बनाया गया है, एक अलग से नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है ताकि अध्यापक शिक्षा में क्या हो सके, परिवर्तन किए जा सके। 3 बिंदु हो गए। चौथा बिंदु है परामर्शी मिशन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, परामर्शी मिशन। तो परामर्शी मिशन छात्र एवं अध्यापकों के लिए अलग अलग स्तर पर उनको पाठ्यक्रम के संबंध में क्या देगा, परामर्श देगा। तो ये राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श केंद्रों की स्थापना की गई है, जो समय समय पर बच्चे को और शिक्षक को शिक्षण से संबंधित समस्याओं के संबंध में क्या देगा, परामर्श देने का काम करेगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है खुली एवं दूरस्थ, खुली एवं क्या, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। खुली एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अपनाना, मतलब इन्होंने NIOS, बोलो उसका पूरा नाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ठीक है। ये बने थे भाई साहब 1989 में। कब बने थे, 1989 में। किसने बनाए थे, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 ने बनाए थे। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो वो कहलाएंगे इसको NIOS, और राज्य स्तर पर ये कहलाएगा SOS, स्टेट ओपन स्कूल, ठीक है। तो राज्य स्तर पर तो स्टेट ओपन स्कूल का निर्माण किया गया है, और राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ये बच्चों को ओपन लर्निंग एजुकेशन देंगे, ठीक है, ओपन लर्निंग एजुकेशन प्रदान, खुली शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। तो इसके लिए कक्षा 3, 5 और 8 के लिए खुली शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ कक्षा 10 और कक्षा 12 ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष डिग्री दी जाती है। ये हो गया। फिर बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा की, जो डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो एक तो आपका क्या है, इग्नू, और एक क्या है, आप क्या जानते हो, कोटा ओपन, मतलब वर्धमान विश्वविद्यालय। ये दोनों ही क्या हैं, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम देने वाले सेंटर हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खुली शिक्षा को भी रखा गया है और साथ साथ में डिस्टेंस एजुकेशन को भी स्थान दिया गया। उन्होंने इसको बंद नहीं किया, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर बात आती है ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा, जो भी क्रम है नंबर का ध्यान रख लेना। क्या बेटा, ऑनलाइन एवं कौन सी, डिजिटल शिक्षा। कौन सी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा। इसको भी शिक्षा के प्रारूप के रूप में स्वीकृति दी गई है कि हम बच्चों को ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा भी देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। नॉर्वे एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले अपनी शिक्षा नीति के तहत स्कूल का पाठ्यक्रम सबसे पहले ऑनलाइन किया था। 3 साल में ही उसने अपने ऑनलाइन पाठ्यक्रम को विड्रॉ कर लिया और मैनुअल सिस्टम वापस शुरू कर दिया है। पता चला कि तीसरे साल में बच्चों की लिखने की क्षमता, ठीक है, 70% से ज़्यादा ख़त्म हो गई। बच्चे ऑनलाइन सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव थे या कुछ वो चीज़ें देख रहे थे जो बच्चे के देखने की स्थिति नहीं थी, ठीक है। हर समय बच्चे का पेरेंट उसको मॉनिटर नहीं कर सकता है। स्कूल में तो बैठेगा तो टीचर उसके सिर पे रहता है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन गज़ट को बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि कहाँ से क्या सर्च करना है। आज 5 साल, हाँ, मतलब पहुँच गए तुम तो, है ना। आप
बच्चे की एक तो इतनी खतरनाक नज़र होती है कि आपका लॉक कोड वो कैसे भी करके देख ही लेंगे कि क्या लगा रखा है, पैटर्न जान लेंगे, ठीक है ना। और आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से क्या डाउनलोड होगी, अरे वो तुरंत कर देंगे। 5 साल का बच्चा, उसको टाइप नहीं करना आता है, वो माइक पे रख कर कहता है बच्चों की गेम ये लिखो, है ना, और फिर कहता है सिंचेन, तो वो तुरंत वो फिर यूट्यूब पे क्या आते हैं वो आ जाते हैं। या बच्चों को ये देखना होता है कि वाटर पार्क कहाँ है, तो वो सिर्फ वाटर पार्क बोलेंगे आ जाएगा। तो यूट्यूब ने खूब सुविधा दे रखी है। तो बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हैं, कम से कम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अपने को इतनी जानकारी नहीं होगी, एक छोटे बच्चे को मोबाइल की क्या है ज़्यादा जानकारी। इससे बुरे हालात है। कल मुझे मतलब जब मैं वहाँ ऑफिस में था, तो एक लड़का जिसकी उम्र मतलब आप 8वीं क्लास का बच्चा था, तो सोच के देखो उसकी उम्र कितनी होगी, कितनी होगी, 14-15 साल। वो आया, उसकी मतलब जो उसने नीचे लोअर पहन रखा था पैंट की जगह पर, और वो बिल्कुल कटा फटा था। मैं किसी की आर्थिक गरीबी का या मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। उसने पतला सा टी शर्ट पहन रखा था, नीचे सिंपल चप्पल पहन रखी थी। उसके हाथ में जो वो मैं मोबाइल देखा, वो कम से कम 15 से 20 हज़ार का था। सोच के देखिए हम मोबाइल की वजह से कितने मानसिक विकलांग हो गए हैं। मतलब 15 से 20 हज़ार का मोबाइल, उसके अंदर 400 से 500 रुपये का महीने का क्या आएगा, रिचार्ज भी आएगा। वो 500 रुपये के अंदर 2 महीने के अंदर वो एक अच्छे कपड़े जोड़ी तो सिला सकता है कि नहीं सिला सकता है। लेकिन हम इतने मानसिक गुलाम हो गए हैं, सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं कि मैंने कहा बेटा तू इसका क्या करता है, कि नहीं मोबाइल तो होना चाहिए। उसका जवाब था, ऐसा कौन सा बिजनेस चलता है, बोलो बिजनेस कुछ नहीं चलता है। वो तो मुझे भी पता है बिजनेस नहीं चलता है ना। वो अपनी कोई मार्कशीट में संशोधन के लिए आया था। तो हालत ये है कि आज के दिन हम इतने मानसिक गुलाम बन गए हैं गजट्स के, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। आप 15 मिनट तक अपने मोबाइल को देखे बिना नहीं रह सकते। जैसे ही 15 मिनट होती हैं तो आपके दिमाग में कीड़ा कुलबुलाता है, और फिर आप कैसे न कैसे चोरी करके देखने की कोशिश करते हो। तब तक मैं पहुंच जाता हूं कि क्या कर रहा है ना। ये खतरनाक रोग लड़कों की बजाय लड़कियों में ज़्यादा है। नहीं, ये रिसर्च है। सोशल मीडिया पर 44% बच्चे लड़के हैं और 54% लड़कियां होती हैं। ये मैं इंटरनेशनल लेवल का डाटा बता रहा हूँ, बाकायदा मेरे पास अखबार की कटिंग पड़ी है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा मिसयूज सोशल मीडिया का लड़कियां करती हैं। लड़के भी करते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा करते हो आप लोग, ठीक है। मैं आपकी आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, आपके कार्यों आपके देखने के तरीके किसी बात पे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, ओके। और इस वजह से लड़कियों का मानसिक संकीर्णता स्तर घटा है। ये कोई बुराई नहीं है, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा 2023 में जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन पे सेल्फी अपलोड हुई, वो सबसे ज़्यादा गर्ल्स की हुई, ठीक है। उसके बाद एक बात और सुनो, अरे सुनो, सबसे ज़्यादा दूसरी बात और, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, अपना नाम, अपना गांव, अपनी उम्र, अपनी बड़ा वाहियात सा लगता है। कौन अपनी आइडेंटिटी को ओपनली चैलेंज करता है, कौन बताता है यार, अजीब सा काम है। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे फालतू वाहियात भी आदमी में लगे हुए हैं। यहाँ इंसान अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिकली बात तक नहीं करने पसंद करते हैं, वहाँ वो लोग सब कुछ खुला खुला कर रहे हैं। मतलब किसी चीज़ की लिमिट ही नहीं रखी है, मतलब इंसान लग रहा है। तो देखो मैं आपको एक, देखो इसका यूज करें, प्रॉपर यूज करें, कभी कभार यूज भी करें, ऐसा नहीं है। दुनियादारी के संपर्क में रहना भी क्या है, जरूर, लेकिन उसका उपयोग सीमित होना चाहिए, है क्या होना चाहिए। क्या, किसकी? अरे आजकल ये कॉमन चीज है, लोग ढूंढने में थोड़ी सी देर लगाते हैं। अब लिखो, मैं समझ गया क्या करवाना है। अब लिखो, प्रभावी शिक्षक भर्ती। अरे आ जाओ जाओ, अरे है
लिखें। अरे इधर से भी आवाजें निकाल रहे हो तुम तो आज तो। लिखो बेटा। लिखो, प्रभावी शिक्षक भर्ती एवं कैरियर प्रगति मार्ग। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी शिक्षक भर्ती एवं क्या, कैरियर प्रगति मार्ग। लिखें NEP, क्या हो गया, NEP 2020 में क्या नहीं जो बोला है वो, NEP 2020 में हेडिंग तो ऊपर लिख रखी है ना, बोल दी 2 बार। NEP 2020 में NCERT ने प्रभावी, निष्पक्ष और पारदर्शी NCERT ने प्रभावी, निष्पक्ष एवं पारदर्शी, प्रभावी, निष्पक्ष और पारदर्शी शिक्षक भर्ती हेतु प्रभावी, निष्पक्ष और क्या, पारदर्शी शिक्षक भर्ती हेतु NPST, प्रभावी, निष्पक्ष एवं पारदर्शी शिक्षक भर्ती हेतु, लिख लिया, शिक्षक भर्ती हेतु NPST, लिख लिया। पूरा नाम लिखो अब इसका, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। का निर्माण किया गया, जिसमें शिक्षक भर्ती के, किसके, शिक्षक भर्ती के मानक तय किए गए, जिसमें शिक्षक भर्ती के क्या तय किए गए, मानक तय किए गए, शिक्षक भर्ती के मानक तय किए गए। ठीक है बेटा। उसके बाद लिखें, नेक्स्ट है विद्यालय प्रशासन के, नया बिंदु, विद्यालय प्रशासन का सुचारू संचालन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा क्या लिख दिया सर, लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं क्या, जैसे मैंने बताया होती है ना, लड़कियां ही हाँ भर रही हैं कि लड़कियां ऐसी होती हैं, नहीं वो जरूरी था ना बताना। फिर एक लड़का, सर आप कुछ बातें तो बहुत ही अच्छी बताते हो, सच में। ना मैं बेटा, मैं कुछ बातें नहीं, मैं सारी बातें ही अच्छी बताता हूँ, ये अलग है कि आप तय अलग अलग करते हो, हैं क्या वाली। आगे लिखो, विद्यालय प्रशासन का सुचारू संचालन। लिखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में या तो तुम हवा निकाल लो या ये पढ़ लो। लिखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, हेडिंग लिखवा दी बेटा, अब तो आगे लिखना। हाँ,
विद्यालय प्रशासन का सुचारू संचालन, विद्यालय प्रशासन का सुचारू संचालन। आधा टाइम तो तुम्हारी हेडिंग में चला गया। पहला लिखें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सुचारू संचालन हेतु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है, सुचारू संचालन हेतु, अरे रुको, सुचारू संचालन हेतु CRC RCB नहीं, वो हार गई, हाँ, CRC। मुझे बड़ा दुख हुआ यार, विराट कोहली हारता है तब दुख होता है ना। लिखो क्लस्टर, अरे CRC का नाम लिखो, क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर। क्या हो गया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, बोल दूं दोबारा, पक्का लिखो भाई। नई शिक्षा नीति में सुचारू संचालन हेतु, बोल दिया। तूने कहा था बोल दो, मैंने बोल दिया, बोला कि नहीं बोला? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, अरे रुको, सुचारू संचालन हेतु CRC। अब बहुत हो गया, अब ज़्यादा मत करो ना, ये तो काफ़ी है। सुचारू संचालन हेतु CRC, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है। हिंदी बेटा इसमें नहीं समझ में आएगी, जटिल सम्मिश्र केंद्रों की स्थापना की गई है, तो ये ज़्यादा ठीक है। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई, जिससे विद्यालय प्रशासन को विकेंद्रित किया जा सके, विद्यालय प्रशासन को क्या किया जा सके? विकेंद्रित किया जा सके और प्रभावी देखरेख हो सके, ठीक है, प्रभावी देखरेख हो सके। ये बिंदु नेक्स्ट हो गया। उसके बाद लिखें, नया बिंदु है, हेडिंग लिखवा रहा हूँ, बोल दिया मैंने, हेडिंग लिखो, है ना। और क्या लिखेंगे? विद्यालय शिक्षा में मानक निर्धारण, विद्यालय शिक्षा में मानक निर्धारण, विद्यालय शिक्षा में मानक निर्धारण लिखें। विद्यालय शिक्षा में मानक निर्धारण लिखें। NCERT ने SIERT के सहयोग से, प्रत्येक राज्य स्तर पर, अब कोई बाहर जाएगा भी पक्का, ध्यान रखना, प्रत्येक राज्य स्तर पर SSSA ठीक है, मजाक की लिमिट होती है, अब ज़्यादा ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स
स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड एसोसिएशन की स्थापना की गई है, स्थापना की गई है, स्थापना की गई है, जो कि विद्यालय के मानक निर्धारण करेंगे, जो कि विद्यालय के मानक निर्धारण करेंगे, मानक निर्धारण करेंगे। विद्यालय के बाद एक शब्द और लिखना, विद्यालय शिक्षा के मानक निर्धारण करेंगे, कहीं जोड़ दो, एडजस्ट कर दो शब्द, विद्यालय शिक्षा के मानक निर्धारण करेंगे। क्लियर? फिर लिखें, नेक्स्ट बिंदु है समावेशी शिक्षा। हाँ, हेडिंग है, पॉइंट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा लिखें, कोई भी बालक उसके जन्म, कोई भी बालक उसके जन्म या उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर, कोई भी बालक उसके जन्म या उसकी क्या पृष्ठभूमि, जन्म या उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर शिक्षा के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होगा। शिक्षा के अधिकार से क्या नहीं होगा बेटा? वंचित नहीं होगा। शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होगा। इसके लिए शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होगा, इसके लिए विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को, विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को एक समान, सभी बच्चों को एक समान समावेशी शिक्षा देने की, सभी बच्चों को एक समान समावेशी शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई है। दिव्यांग बच्चों हेतु, दिव्यांग बच्चों हेतु बाल भवन, दिव्यांग बच्चों हेतु बाल भवन, बाल भवन, बाल भवन नहीं जानते क्या? बाल सभा बाल भवन है ना? हाँ, बाल भवन की स्थापना की जाएगी, बाल भवन की स्थापना की जाएगी। ठीक है। विद्यालयों को सामाजिक जागरूकता, विद्यालयों को सामाजिकता जागरूकता केंद्रों के रूप में, सॉरी सामाजिकता का है, सामाजिक जागरूकता केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा, सामाजिक जागरूकता केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी स्कूल एजुकेशन। फिर आप हेडिंग डालें कॉलेज शिक्षा। कॉलेज शिक्षा,
लेकिन कॉलेज शिक्षा में, कॉलेज शिक्षा लिख ली, पहला बिंदु लिखे। अब सीधे सीधे लिखना ना, कॉलेज शिक्षा में 2035 तक 2035 तक GER का 50% है। GER का 50% लगभग 3.5 करोड़ बच्चों को, लगभग 3.5 करोड़ बच्चों को कॉलेज शिक्षा से जोड़ने का पीछे ध्यान दो, लास्ट, कॉलेज शिक्षा से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है। कॉलेज शिक्षा से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है, उद्देश्य रखा गया है। फिर लिखें दूसरा पॉइंट, समग्र बहुविषयक पाठ्यक्रम। समग्र, दूसरा पॉइंट, समग्र बहुविषयक हैं क्या? समग्र बहु विषय होते हैं ना, बहुत सारे विषय, बहुविषयक पाठ्यक्रम, बहुविषयक पाठ्यक्रम। लिखें NEP 2020 में, NEP 2020 में कई विषयों को जोड़कर, NEP 2020 में कई विषयों को जोड़कर उन्हें समग्र रूप में क्या समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। फिर लिखें अध्यापक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा। अध्यापक शिक्षा लिखें NCERT की अनुशंसा पर, NCERT की अनुशंसा पर मतलब सिफारिश पर NCTE ने, NCERT की अनुशंसा का मतलब होता है सिफारिश, सलाह पर, है ना। NCTE ने अध्यापक शिक्षा हेतु, NCTE ने अध्यापक शिक्षा हेतु NCERT की सिफारिश पर, अनुशंसा पर NCTE ने, ठीक है, आगे क्या लिखा, अध्यापक शिक्षा हेतु नया पाठ्यक्रम ढांचा, नया पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया। नया पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया जिसे
बोलो क्या कहा? NCFTE, NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, और क्या? टीचर एजुकेशन। ठीक है, नया पाठ्यक्रम ढांचा NCFTE, और आगे लिख दो बेटा 2021 तैयार किया गया, 2021 तैयार किया गया। तैयार किया गया। 3 बिंदु हो गए। ठीक है, नंबर 4 लिखें, परामर्श मिशन की स्थापना, परामर्श मिशन की स्थापना, परामर्श मिशन की स्थापना। लिखें, छात्र एवं अध्यापक शिक्षा में, छात्र एवं अध्यापक शिक्षा में उत्कृष्टता लाने हेतु छात्र एवं अध्यापक शिक्षा में उत्कृष्टता लाने हेतु परामर्श मिशन की स्थापना की गई। परामर्श मिशन की स्थापना की गई, जो कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न क्षेत्रों के लिए परामर्श देने का, जो कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए परामर्श देने का कार्य करेगा, परामर्श देने का कार्य करेगा। ठीक है, फिर लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? खुली एवं दूरस्थ शिक्षा, खुली एवं दूरस्थ शिक्षा, खुली एवं दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, NEP 2020 में NEP 2020 में NIOS, क्या? NIOS, आगे लिखो पूरा नाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स लिख लिया। ओपन स्कूल नेशनल लेवल पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स 1989 लिख लेना समय। NEP 2020 में NIOS 1989
तथा राज्य स्तर पर क्या खोलोगे बेटा? SOS, ठीक है, स्टेट ओपन स्कूल, स्टेट ओपन स्कूल खोले गए। स्टेट ओपन स्कूल खोले गए, स्टेट ओपन स्कूल खोले गए, जो कि बच्चों को ओपन लर्निंग एजुकेशन, यही नाम लिखना है, जो कि बच्चों को ओपन लर्निंग एजुकेशन प्रदान करेंगे, जो कि बच्चों को ओपन लर्निंग एजुकेशन प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ दूरस्थ शिक्षा केंद्रों को भी, इसके साथ साथ दूरस्थ शिक्षा केंद्रों को भी, दूरस्थ शिक्षा केंद्रों को भी शिक्षा के विकल्प के रूप में मान्यता दी गई है, मान्यता दी गई है, ठीक है। फिर लिखें छात्रों को वित्तीय सहायता हेतु, नेक्स्ट बिंदु लिखना है छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट बिंदु है, आगे आ जाएगा ये ना, नेक्स्ट बिंदु है छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। लेकिन इसके अंतर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर मिले, इसके अंतर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति क्या समय पर मिले, इसके लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, इसके लिए क्या राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। छात्रवृत्ति पोर्टल का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बेटा ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा। ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये जो ब्लैक शर्ट है, हाँ जो पीछे देख रहा, बेटा वहाँ से खड़ा हो, आगे आ जाता हूँ।
हाँ हाँ इधर आ जगह दो भाई साहब को, एडजस्ट करो इसको, तो बैठाओ इसको। अब ध्यान रखना नहीं, वरना यहाँ बैठा लूँगा। लिखें क्या लिखा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को भी एक विकल्प के रूप में, एक विकल्प के रूप में रखा गया है। ऑनलाइन में डिजिटल शिक्षा को भी एक विकल्प के रूप में रखा गया है, विकल्प के रूप में रखा गया है। क्लियर? इसके अंतर्गत राजस्थान में, इसके अंतर्गत राजस्थान में मिशन स्टार्ट कार्यक्रम, मिशन स्टार्ट कार्यक्रम, हाँ स्टार्ट, START, स्टार्ट, मिशन स्टार्ट कार्यक्रम बनाया गया, मिशन स्टार्ट कार्यक्रम बनाया गया, मिशन स्टार्ट कार्यक्रम बनाया गया। देखो मिशन स्टार्ट कार्यक्रम क्या होता है? प्रत्येक स्कूल को 4 टेराबाइट की हार्ड डिस्क दी जाती है और इस हार्ड डिस्क के अंतर्गत हर विषय के रिकॉर्डेड क्लासें होती हैं, हर कक्षा की हर विषय के रिकॉर्ड। ध्यान देखो, मिशन स्टार्ट कार्यक्रम में हर विषय की हर कक्षा की रिकॉर्डेड क्लास एक 4 टेराबाइट हार्ड डिस्क में अपलोड करके स्कूल को दे दी जाती है। क्लियर? ये सरकार उपलब्ध करवाती है। अब मान लीजिए किसी विद्यालय के अंदर, मान लीजिए किसके अंदर, किसी विद्यालय के अंदर विज्ञान का शिक्षक नहीं आया, उस दिन नहीं आया, उसने अपनी एप्लीकेशन दे दी, CL दे दी कि साहब मैं कल नहीं आऊँगा। तो प्रधानाध्यापक को पता चल गया कल मेरे यहाँ विज्ञान का शिक्षण कार्य नहीं हो पाएगा, टीचर तो आ नहीं रहा है। तो वह अपने विद्यालय के मिशन स्टार्ट, मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन को संभालता है उसका प्रभारी होता है ना, उस बाबू को क्या करेगा, वो मैसेज करेगा और वो मैसेज करने के बाद वो कहता है कल विज्ञान का टीचर नहीं है, तो विज्ञान का कौन कौन सी क्लास में विज्ञान के टीचर की कालांश है उसको देख लो, तो टाइम टेबल उसके पास होगा। अब वो मॉर्निंग में आते ही सबसे पहले अपने डिजिटल लाइब्रेरी में जैसे कंप्यूटर के सामने बैठा, और क्योंकि उस टीचर की डायरी में ये लिखा हुआ है कि कौन सी कक्षा में, समझे बात को, कौन सी कक्षा में कौन सा टॉपिक चल रहा है, कहाँ तक चल गया है, तो उसकी डायरी को देखा, टीचर्स डायरी को, टीचर डायरी में उसको पता चल गया कि यहाँ तक टॉपिक हो गया है। अब वो कहाँ जाएगा, जाएगा लाइब्रेरी में, कौन सी, डिजिटल लाइब्रेरी में। वहाँ से उसके अगला टॉपिक जो है उसको पेन ड्राइव में लेगा, और इससे, ये तो 86 का बोर्ड है, पैनल है, ठीक है, ये 65 का है, ठीक है। तो इतनी बड़ी LED स्कूल्स को प्रोवाइड करवा रखी है, इंटरेक्टिव पैनल बोल दो, LED बोल दो, है ना, या मतलब वो जो भी है, ये इनको ये TV उपलब्ध करवाएगी। इन TV के अंदर वो पेन ड्राइव लगाएगा और वो टॉपिक कक्षा 7 को उस समय पर क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अब मान लीजिए उसी टीचर की कक्षा 9 थी, ठीक है, उसके अंदर उसका चौथा कालांश था, तो 7वीं कालांश के बच्चे उसमें पढ़ेंगे और अपने क्लास में चले जाएंगे। अब कौन सा आएगा, 9वीं क्लास के चौथे कालांश में बच्चे आ जाएंगे और सेम वही सिस्टम से पेन ड्राइव से। इसका मतलब क्या निकला
कि टीचर की अनुपस्थिति में भी टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। और सरकार ने राजकीय कर्मचारियों से जितने भी हैं स्टार 1 कार्यक्रम के तहत सभी विषयों की रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई है स्कूलों को, ताकि शिक्षक अनुपस्थित हो तो भी शिक्षण कार्य क्या रहे, सुचारू रूप से संचालित हो। इसके लिए ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को स्कूल्स के अंदर मान्यता दी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अब समझ में आ गई बात। मिशन ज्ञान और जो ज्ञान संकल्प पोर्टल है, ये इन क्लासोज की क्या करवाता है, रिकॉर्डिंग करवाता है और फिर वो पूरे राज्य में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, वितरित करवाता है। क्या बात है अभी कुछ पूछ है? एक तो स्पष्ट बोल, जोर से बोल, अपनी भाषा बिल्कुल लोकल लैंग्वेज मत बोला करो। हाँ, जरूर थोड़ी है कि मैं तुम्हारे गांव का हूँ, ये तुम्हारे समझ ऐसा। बेटा तुम्हें क्या पता कि होता नहीं है। बाकायदा मिशन स्टार्ट कार्यक्रम प्रभारी होता है, हर सोमवार को मिशन स्टार्ट का क्या होता है, टाइम टेबल अपलोड होता है, उसकी जानकारी निदेशालय तक जाती है। हम लोग करवाते हैं इस काम को। तुम कब स्कूल में गए थे पिछले साल? बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, सरकारी ढांचा इतना भी कमजोर नहीं है कि उसका मजाक उड़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान सरकारी टीचर तो बनना चाहता है, लेकिन मजाक भी सरकारी सिस्टम का ही। ऐसा थोड़ी होता है। ईमानदार टीचर भी हैं, काम करते हैं, स्कूल्स में पढ़ाते भी हैं। हमने छवि हम खुद ही बिगाड़ते हैं मास्टरों की। गाँव के पास बेरोजगार बैठे हैं, उनके पास कुछ काम धैला तो है नहीं, वो स्कूल में ज्ञान ठोकने चले जाते हैं। उनको आरटी एक्ट पढ़ा दिया मेरे जैसे आदमी ने, उनको ज्ञान हो गया कि मैं अभिभावक भी हूँ, और वो जाते कहते हैं लाओ साहब हिसाब किताब दिखाओ। अरे टीचर भी इंसान ही तो होता है, उसके भी सामाजिकता लागू होती है। 20 लोग हैं, उनमें से एक आधा टीचर लेट भी होगा, हो सकता है एक आधा टीचर कामचोर भी हो, लेकिन उसकी वजह से सारे 20 के 20 थोड़ी खराब हैं। ऐसा नहीं होता है। हर इंसान को नौकरी करनी होती है, और प्राइवेट फील्ड को आप सरकारी फील्ड से कंपेयर नहीं कर सकते। सरकारी स्कूल के अंदर शिक्षा के मानकों को मानकर पढ़ाया जाता है, उसमें वास्तव में शिक्षा करवाई जाती है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे को रटाया जाता है, चीज़ों को तोता बना दिया जाता है। वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं उनका एजुकेशन लेवल सही है कि नहीं ये भी नहीं कंफर्म पता। ठीक है। दूसरी बात, सरकारी सिस्टम में बड़ी अच्छी कंपटीशन की तैयारी करके उसके बाद टीचर लगता है, इसका मतलब वो ब्रेन तो है उसमें। अब वो निर्भर करता है कि वो पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, ये अपनी नैतिकता है कि वो कितना इसको लेता है, सही तरीके से पढ़ाए या नहीं पढ़ाए। लेकिन गवर्नमेंट इतनी सारी योजनाएं चलाती, योजनाओं को क्रियान्वित होता है, लेकिन सिस्टम इतना बड़ा होता है कि उसमें होने वाला परिवर्तन अचानक से नहीं दिखता, तो हम ज्ञान दे देते हैं उसमें, और ये हमारी बेवकूफ़ी है। जबकि सरकारी स्कूलों के बिना शिक्षा का ढांचा एकदम से बिखर जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन से सेंटर, सरकारी स्कूल है। हर आदमी 1 लाख रुपए फीस दे के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। और ऐसा नहीं है कि हर स्कूल क्या है, कमज़ोर है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी मेरिट में आते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते हैं। 2-4% है, वो इतना बड़ा सिस्टम होगा तो उसमें कमियां तो मिलेंगी। हर सिस्टम में सुधार की गुंजाइश रहती है, इसमें थोड़ी है। अपना एटीट्यूड बदलो थोड़ा सा सरकारी, क्योंकि तुम वही बनना चाहते हो और उसी के प्रति एटीट्यूड नेगेटिव है, ये तो ठीक नहीं है। ये लिख लिया। उसके बाद लिखो व्यावसायिक शिक्षा। ये तो हो गया ना, ये पूरा हो गया। फिर लिखो व्यावसायिक शिक्षा। मिशन स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया, ये लिख लिया। फिर नेक्स्ट बिंदु है व्यावसायिक शिक्षा। हाँ, नया टॉपिक नहीं, बिंदु, टॉपिक तो अलग ही चीज़ हो जाएगा, है ना। नया बिंदु व्यावसायिक शिक्षा, जैसे लिखते आ रहे हो ना आप, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा, समावेशी, ऐसे ही लिखो व्यावसायिक शिक्षा। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा को भी कॉलेज शिक्षा में, व्यावसायिक शिक्षा को भी किसमें, कॉलेज शिक्षा में शामिल किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा को भी कॉलेज शिक्षा में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जिससे बालक को रोजगार आधारित शिक्षा मिल सके, जिससे बालक को क्या, रोजगार आधारित
शिक्षा मिल सके, रोजगार आधारित शिक्षा मिल सके। ठीक है, फिर लिखें नेक्स्ट बिंदु लिखें शिक्षा में प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट बिंदु है शिक्षा में प्रौद्योगिकी, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को, टेक्नोलॉजी के उपयोग को, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। और राजस्थान में शिक्षा में प्रौद्योगिकी को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने का एकमात्र जो क्रेडिट जाता है वो जाता है डॉक्टर निर्मल गहलोत को। ठीक है, उत्कर्ष इंस्टीट्यूट ने टेक्नोलॉजी का जो सबसे अच्छा उपयोग किया है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट उपयोग किया है। और ये शुरुआत हुई थी 2017 सितंबर से। उन्होंने मतलब जब राजस्थान में कोचिंग्स में वाइट बोर्ड भी नहीं थे, ब्लैक बोर्ड और ऐसे मतलब चौक घिसते घिसते थे, उस समय हम एक यहाँ पर एक कैमरा होता था, कागज़ होता था, उस पर लिखते थे, उसको बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं महेंद्र जी उसको? नहीं, लेंस नहीं, वो कैमरे वाला यहाँ लिखते थे कागज़ पर, हाँ विजुअलाइज़र। ठीक है, विजुअलाइज़र से पढ़ाते थे। मैं यहाँ टीचर बैठा रहता था और एक कैमरा ऊपर से लगा होता था और नीचे कागज़ पर लिखते थे स्केच पेन से। और इसके जब अगर आप पुरानी उत्कर्ष की वो देखोगे ना, कल्पतरु सिनेमा की या कहीं की वीडियो देखेंगे, है ना, मैंने जैसे मेरे उस पर इंस्टा पे डाल रखा फ़ोटो कल्पतरु सिनेमा की, 1500 बच्चे बैठे हैं उस क्लास में। अरे रुके एक मिनट, आईडी जरूर नहीं है, बात चीज़ें समझो, है ना, जो मेरा नाम है वही है ना। तो उसके अंदर क्या लिखते थे, ऐसे वो होता था और उसमें आप एक जो रिम होती है ना कागज़ की, वो रिम लगाते थे, जो पेन से जैसे लिखते हैं वैसे स्केच पेन होते थे, स्केच पेन से लिखते थे। वही सारी चीज़ लिखी हुई कहाँ दिखती थी? बोर्ड पे नहीं, स्क्रीन पे। जैसे पिक्चर हॉल नहीं है क्या, पिक्चर हॉल पूरी स्क्रीन पे, इतनी बड़ी स्क्रीन पे टीचर भी सलमान खान दिखता था पूरा, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दिखता था और लगभग 1400-1500 बच्चे बैठे रहते थे। ठीक है, तो उस वहाँ से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे ये इंटरेक्टिव पैनल आ गए, इनको शुरू कर दिया। और हर कक्षा में इंटरेक्टिव पैनल, कैमरा, ये जो सारी व्यवस्था है पूरे राजस्थान में आपको इससे बढ़िया सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ कोचिंग से इसको देख कर किया हो, लेकिन दिल्ली से पहले यहाँ पर राजस्थान में शुरू कर दिया था। ये तो मैं क्योंकि 2017 में अपनी उत्कर्ष की सबसे पहली डिजिटल क्लास मैंने ली थी, इसलिए मुझे ध्यान है। तो क्लास जोधपुर में एक सेंटर है गीता भवन, उस गीता भवन के मतलब काफ़ी बड़ा हॉल है, उसमें पहली बार एक ग्लास पेपर का वो लिया था, स्क्रीन ली थी, वहाँ पर लिखकर वहाँ से शुरू की थी। 17 सितंबर की बात है। पहले दिन तो बहुत अजीब लगा था क्योंकि बोर्ड पर लिखने की आदत थी ना, तो यहाँ लिखते वो दिखता किधर, मैं भी देखता रहता था किधर लिखा, है ना। फिर धीरे धीरे क्या पड़ गई आदत, वो फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। फिर तो लगभग हर सिस्टम पे बढ़ा के देखा कि कैसा कौन सा सिस्टम हो सकता है। तो डिजिटल हो गया, लिखो व्यावसायिक शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया ताकि रोजगार। फिर क्या लिखा आपने? हाँ, शिक्षा में प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर लिखें भारतीय भाषाओं को, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय भाषाओं को मानकीकृत करना। भारतीय भाषाओं को मानकीकृत करना। भारतीय भाषाओं को क्या करना? मानकीकृत करना। अब जैसे फ्रेंच भाषा है, जर्मन भाषा है ना, या इंग्लिश भाषा है, इनको पूरे विश्व स्तर पर क्या है? मान्यता। जबकि इंडिया की हिंदी को नहीं है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि हिंदी को भी भारत की भाषा को वैश्विक स्तर पर क्या मिले? मान्यता मिले, उनको स्टैंडर्डाइज किया जाए। इसके हेतु क्या किया जाए? प्रयास किए जाए। तो लिखें भारतीय भाषा को क्या किया जाए? मानकीकृत किया जाए।
इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर, इसके लिए कौन से स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आई अरे रुको यार, तुम आई करोगे तो मैं भूल जाऊंगा, है ना। IITI आ गई। देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, IITI नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इंडियन, हाँ लिख रहा हूं भैया, अच्छे तो लिख दूंगा, क्या दिक्कत होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या? ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। ठीक है, तो भारतीय भाषा संस्थान कौन सी? अनुवाद एवं व्याख्या। पहले लिखवा चुका हूँ मैं इसका नाम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की गई, की स्थापना की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की गई। हो गया। फिर नेक्स्ट बिंदु लिखो प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा, अरे रहने दो, तुम्हें पता है क्या बोल रहा हूं। प्रौढ़ शिक्षा, अरे इतना मत बोलो, फालतू बन जाओगे। हाँ, ज्यादा प्रेम करोगे इस शब्द से तो वही बन जाओगे। हाँ, प्रौढ़ शिक्षा लिखो। 2030 तक, 2030 तक प्रत्येक भारतीय प्रौढ़ को, 2030 तक प्रत्येक भारतीय प्रौढ़ को, 2030 तक भैया प्रौढ़ प्रौढ़ ही रहेगा, 5 बार बोलूँगा तो जवान नहीं होना है, ठीक है ना। 2030 तक प्रत्येक भारतीय प्रौढ़ को, बुढ़ा, हाँ हट बकवास कर, प्रत्येक भारतीय प्रौढ़ को साक्षर करने का उद्देश्य रखा गया है। साक्षर करने का उद्देश्य रखा गया है, साक्षर करने का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है। और फिर लास्ट लिखो वित्तीय सहायता या वित्त पोषण। क्या लिखेंगे? वित्त पोषण लिखें, वित्त पोषण लिखें। इसके अंतर्गत देश की कुल जीडीपी का, इसके अंतर्गत देश की कुल जीडीपी का 6%, कुल जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद का, ठीक है, कुल जीडीपी का कितना? 6%। ओके, राशि शिक्षा पर खर्च की जाएगी। 6% राशि शिक्षा पर खर्च की जाएगी। 6% राशि शिक्षा पर खर्च की जाएगी।
क्या होगा, 6% राशि खर्च करोगे शिक्षा पर देश की कुल जीडीपी का, बात खत्म। ओके। और ये भाई साहब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थोड़ी देर बाद खत्म होगी, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में भी बचा है। अब देखो भाई साहब, हेडिंग डालो, NEP 2020 राजस्थान के संदर्भ में। NEP 2020 राजस्थान के संदर्भ में। किसी भी कंटिन्यू लिखो, NEP 2020 राजस्थान के संदर्भ में। कुछ लाइन बोल रहा हूं मैं, लिखेंगे साथ में। NEP 2020 को NEP 2020 को NEP 2020 को राजस्थान राज्य में NEP 2020 को राजस्थान राज्य में क्रियान्वित करने के लिए राज्य शिक्षा समिति का गठन किया गया। राज्य शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्यों को, जिसमें कितने सदस्यों को, 3 सदस्यों को शामिल किया गया। 3 सदस्यों को शामिल किया गया। पहला है ओंकार सिंह। ओंकार सिंह पूर्व IAS, और इसको बनाया गया समिति का क्या, अध्यक्ष। ओंकार सिंह पूर्व IAS समिति अध्यक्ष। दूसरा व्यक्ति था ओम प्रकाश सारस्वत। ओम प्रकाश सारस्वत पूर्व उपनिदेशक शिक्षा विभाग। पूर्व उपनिदेशक शिक्षा विभाग, इसको बनाएगा सचिव। पूर्व उपनिदेशक, पूर्व DD डिप्टी डायरेक्टर, और क्या बनाया इसको, सचिव। ठीक है। और तीसरा सदस्य था श्री हरि कृष्ण आर्य। क्या था, श्री हरि कृष्ण आर्य। सारों के श्री लगा लेना भैया ना, मैंने नहीं लगाया। श्री हरि कृष्ण आर्य सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। सेवानिवृत्त क्या, प्रधानाचार्य। ठीक है बेटा। ये समिति थी राजस्थान स्तर पर। अब एक नोट डालेंगे, तीन नाम लिखने थे, लिख लिए नाम। हटो, लो हट गया, बना लो तो बोल देना। हाँ भी, अरे मामा क्या बात है, बोल, जोर से बोल।
पहले शर्मा ले तो बाद में बोल लेना ना। हाँ, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य है ना। अब लिखवाऊं नोट? नाराज हो तो रहो, लिखो नोट। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या फर्क पड़ेगा इस बात से? लिखो, नोट डाल के लिखो। सरपंच ध्यान दे ले बेटा। क्या है? दोबारा बताऊं? अरे राज्य स्तर पर नीति वो लागू करने के लिए समिति बनाएगी। समिति में कितने सदस्य? 3। ओंकार सिंह पूर्व IAS, ओम प्रकाश सारस्वत पूर्व उप निदेशक शिक्षा विभाग, और एक क्या है, श्री हरि कृष्ण आर्य, है ना, ये भी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। नोट डाल के लिखो। लिखें, कस्तूरी रंगन समिति में, नोट डाल के लिखना है नहीं, कस्तूरी रंगन समिति लिखो। कस्तूरी मृग नहीं, कस्तूरी रंगन समिति में कुल 12 सदस्य थे। कस्तूरी रंगन समिति में कुल 12 सदस्य थे। कस्तूरी रंगन समिति में कितने सदस्य थे? कब बनी थी? जून 2017 में। 31 मई 2019 को MHRD मिनिस्ट्री ने शिक्षा नीति बनाकर सौंप दी थी। वही समिति KS कस्तूरी रंगन, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, उसमें कितने सदस्य थे? 12। और इसमें कितने सदस्य हैं? 3। अब लिखो, राज्य स्तरीय शिक्षा नीति समिति ने, ध्यान दो यार, थोड़ी देर की बात है, टॉपिक खत्म करें फालतू में। लिखो, राज्य स्तरीय, ये तो हो गया पूरा। राज्य स्तरीय शिक्षा नीति ने, राज्य स्तरीय शिक्षा नीति ने, नोट तो पूरा हो गया। राज्य स्तरीय शिक्षा नीति ने कर्नाटका में लागू हुई थी। उसके बाद में कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय, पहली बात तो कस्तूरबा गांधी है ही नहीं, है ना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, विश्वविद्यालय नहीं है ना। तो कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय के हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चियों के लिए हैं, तो उसमें लागू होंगे प्रावधान। लिखो, राज्य स्तरीय शिक्षा नीति में निम्न बिंदुओं को मान्यता दी गई। निम्न बिंदुओं को मान्यता दी गई। राज्य स्तरीय शिक्षा नीति में क्या दी गई? निम्न बिंदुओं को मान्यता दी गई। पहला लिखेंगे, राज्य स्तर पर ECCE, अब ये ज़्यादा नाटक नहीं, पता है सबको इसका मीनिंग क्या है। अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, ECCE को मान्यता दी गई। राज्य स्तर पर ECCE को क्या दी गई? मान्यता दी गई। ECCE को क्या दी गई? मान्यता दी गई। नंबर 2, ECCE के अंतर्गत, ECCE के अंतर्गत 40,000 आंगनबाड़ियों को, 40,000 आंगनबाड़ियों को, 40,000 आंगनबाड़ियों को एवं 1,033, 40,000 आंगनबाड़ियों को
वह कितनी 1033 बाल वाटिकाओं को 1033 बाल वाटिका, पहले क्या थी आंगनबाड़ी, 1033 अर्थ 40,000 आंगनबाड़ी व 1033 बाल वाटिकाओं को विद्यालय के साथ जोड़ा गया। बाल वाटिकाओं को, ये वाइट टी शर्ट तरीके से आ जा भैया, काम कर। बाल वाटिकाओं को विद्यालय में क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद लिखें नंबर 3, पंचवर्षीय योजना के रूप में पंचवर्षीय योजना के रूप में FLN प्रशिक्षण को FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN प्रशिक्षण को शामिल किया गया। FLN प्रशिक्षण को क्या किया गया, शामिल किया गया, प्रशिक्षण को शामिल किया गया। फिर लिखें निपुण भारत कार्यक्रम के तहत, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंटों में है, अब तो ऐसा अलग बिंदु तो है नहीं। निपुण भारत कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। निपुण भारत कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। फिर लिखेंगे मातृभाषा, मातृभाषा ऑब्लिग क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा ऑब्लिग क्या, क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, या स्थानीय भाषा को, स्थानीय भाषा को प्रारंभिक शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा का आधार बनाया गया। प्रारंभिक शिक्षा का क्या बनाया गया, आधार बनाया गया। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षण करवाया जाए। ठीक है, उसके बाद लिखें अलग अलग स्तर पर, नेक्स्ट बिंदु, अलग अलग स्तर पर अलग अलग स्तर पर छात्र शिक्षा व अलग अलग स्तर पर छात्र शिक्षा व अध्यापक शिक्षा के लिए, अलग अलग स्तर पर छात्र शिक्षा मतलब बच्चों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, अलग अलग स्तर पर छात्र शिक्षा व अध्यापक शिक्षा हेतु के लिए, एक ही बात होती हेतु या के लिए, है ना, के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए। प्रशिक्षण मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब होता है प्रारूप, ढांचा, मॉड्यूल तैयार किए गए, मॉड्यूल तैयार किए गए। ठीक है, अब 2 मिनट बोर्ड की तरफ देखो। एक तो नेशनल लेवल पर तो NCFSE 2023 का निर्माण किया गया कि नहीं किया गया? राज्य स्तर पर किया गया है SCF
23, पहले तो 21 था, बाद में इसका नाम दे दिया 23। जब शिक्षा नीति 2000, अरे 2 मिनट बैठो बेटा, बैठ जाओ, समझा दूं उसके बाद जाना। हाँ, जब NCPFECCE 2021 आया तो उसके संपर्क में हमने क्या बना दिया, NCFSE 2021, और फिर बाद में क्या आया 2023। ऐसे ही जब ये लागू हुआ NCPFECCE 2021 ये लागू हुआ था, तो इसके संपर्क में क्या बना NCFSE 2021, और बाद में क्या बना दिया 2023। तो इसी समय जब ये NCFSE 2021 बना, इसी समय राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम निर्माण समिति बनी थी राजस्थान में, SIRT उदयपुर में, और यहाँ पर NCFSE 2021 के स्थान पर राज्य स्तर पर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क 2021 की स्थापना हुई। कहाँ हुई? उदयपुर में, RSCRT में। अब यहाँ से प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर मॉड्यूल भेजे गए कि जो भी शिक्षक इस अध्यापक शिक्षा और छात्र शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण में सहयोग देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, उनको आमंत्रित किया गया। और उनमें उन लोगों को ज़्यादा वेटेज दिया गया जो पेडागोजिकल इश्यूज से जुड़े हुए हैं, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से जुड़े हुए हैं। चूरू जिले की तरफ से जो सुजानगढ़ ब्लॉक था, उस समय मेरी वहाँ पोस्टिंग थी, तो वहाँ से मैं इस SCF कमेटी में जिला स्तर पर मैंने चूरू जिले का प्रतिनिधित्व किया था। फिर हम यहाँ जयपुर आए थे और मैंने जो अरे रुक जाओ, रुको, अरे रुको, मैंने एक देखो, राज्य स्तर पर राज्य पाठ्यक्रम निर्माण समिति का निर्माण किया गया। लिखो, राज्य स्तर पर अब तुम मानोगे नहीं तो कुछ तो रोकने के लिए करूंगा मैं, है ना। अब सुनो, राज्य मतलब बिंदु क्या है, राज्य स्तर पर राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई, ठीक है। उसका नाम क्या रखा गया था, SCF 2021। अब मैं हेडिंग बोल रहा हूं, ओके। लेकिन राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण हेतु, राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण लिख लिया, SCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, अब ये हेडिंग क्या बिंदु बन गया पूरा, है ना। राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण, तो तुमने वो सारा कचरा कर दिया बीच में, वो बजा बुजू के कुछ, है ना। राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण हेतु लिखें SCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, 2021 का निर्माण किया गया। जिसमें 2021 का निर्माण किया गया, जिसमें 12 सहयोगी संस्थाओं
12 सहयोगी संस्थाओं, 220 संदर्भ व्यक्ति, 220 सहयोगी नहीं, संदर्भ व्यक्ति, 220 क्या संदर्भ व्यक्ति, इनको बोलते हैं आरपी, रिसोर्स पर्सन, रिसोर्स पर्सन। ये ब्लॉक स्तर पर एक पद होता है, सीबीओ के बाद बैठता है ये आरपी, ठीक है, रिसोर्स पर्सन, जो मेरी पोस्ट है, ठीक है। 220 रिसोर्स पर्सन संदर्भ व्यक्ति शामिल हुए, जिसमें 12 सहयोगी संस्थाएं, जैसे पीरामल फाउंडेशन है ये वाली ना, जिसमें 12 सहयोगी संस्थाएं तथा 220 कौन शामिल हुए, संदर्भ व्यक्ति शामिल हुए। क्लियर है। उसके बाद ये हो गया। फिर लिखें राज्य में सीसीई सतत एवं समग्र मूल्यांकन को, राज्य में सीसीई सतत एवं समग्र मूल्यांकन को, समग्र मूल्यांकन को व्यवस्थित रूप से लागू किया जाएगा, व्यवस्थित रूप से लागू किया जाएगा। व्यवस्थित रूप से लागू किया जाएगा। ठीक है, हो गया। लास्ट में लिखे शिक्षा में अनुसंधान को बेटा जो होना था वो हो गया। अब तो शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान को क्या देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए SIERT तथा डाइट के द्वारा, डाइट के द्वारा अनुसंधान किया जाएगा। डाइट के द्वारा क्या किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा। ठीक है, डाइट के द्वारा अनुसंधान किया जाएगा। और ये श्रीमान आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समाप्त हुई।